हम डिस्कस करते हैं ना, हमारे पास वो हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो लास्ट टाइम जो इनिशियल वीडियो मैंने बिगिनर के लिए बनाई थी, तो उसमें तो आपको पता है कि मैंने जस्ट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया था, जो हमारे 1 से लेकर 20 एलिमेंट्स थे, मतलब एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक। तो आज हम ज़रा ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं और ये उसी का पार्ट 2 होगा। देखो, जैसे हमारे पास पहला एक एलिमेंट है स्कैंडियम। अब स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 21। इसका मतलब इसमें 21 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, हम इसकी कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2, मतलब शेल नंबर 1 के सब शेल एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट शेल में हम चले गए 2 के अंदर 2s2, 2p6, 3s2 और फिर हम क्या करेंगे इसमें 3p6। अब यहाँ तक तो मैंने आपको जितने भी ईच एंड एवरीथिंग मैंने बड़े बेसिक तरीके से आप लोगों को बता दिया था फर्स्ट वीडियो के अंदर, ओके। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आपको पता है क्या होता है, इसमें डी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होता है। तो हम तो वैसे यूँ लिखेंगे ना, जैसे 3d हमारे पास, इसके बाद 3d आएगा और इसके बाद हमारे पास कौन आता है 4s। तो मैंने 4s को इसलिए यहाँ पे डिफरेंट कलर से लिखा है। इसमें आपको एक चीज़ समझानी है। देखें, हम इनको फिल करते हैं इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में, मतलब जिसकी एनर्जी कम होती है, ठीक है, हम उसको पहले फिल करते हैं ऐसे, जैसे 1 है इसकी कम एनर्जी है, 2 की हायर है। फिर 2 में भी देखो s की एनर्जी कम है, p की एनर्जी ज़्यादा होती है। फिर हम 3 शेल में, थर्ड शेल में चले गए, उसमें भी s की एनर्जी कम है, फिर p की ज़्यादा है। अब 3 के बाद आता तो 3d है, लेकिन यहाँ पे होता ही है कि हम पहले फिल 4s को करते हैं। रीज़न ये होती है कि जो 4s होता है ये स्मॉल होता है, 3d के थोड़ा सा क्लोज होता है, और 4s की जो एनर्जी होती है वो लो होती है। तो यहाँ पे मैं इसकी रीज़न लिख देता हूँ, 4s is lower in energy, is lower in energy than 3d। तो इसका मतलब है 3d की एनर्जी ज़्यादा होती है, 4s की कम होती है। अब देखो हमारे पास ये 21 इलेक्ट्रॉन थे, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 6 16, 18 हो गए। अब 18 में से जो हमारे पास रिमेनिंग बचते हैं 18, 19, 20, 21, ठीक है, अराउंड वी हैव 3। अब मैं पहले इसको फिल नहीं कर रहा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले मैं किस में फिल करूँगा, इस s के अंदर, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, तो पहले मैंने s को फिल कर लिया। अब जो एक इलेक्ट्रॉन पीछे बच गया वो हमारा कहाँ पे आ जाएगा, 3d1 के अंदर, ठीक है। तो ये वाला जो एग्जम्पशन है, ये 1 से लेकर 20 एलिमेंट्स, ये वाली चीज़ नहीं थी, ठीक है। हम यहाँ तक कि ऑलमोस्ट करते थे। बस आपने ये मेमोराइज करना है, अगर आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो वो s में पहले फिल होगा, और अगर मैं इसको रिमूव करूँगा ना तो वो पहले s में से रिमूव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम में वो कह देता है कि स्कैंडियम है, इसका आयन है +2, तो वो कहता है अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो। तो एटॉमिक नंबर आप पीरियोडिक टेबल में जाके देख लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे इसको 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3d1 है हमारे पास, इसको मैं एज इट इज़ लिखूँगा, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने रिमूव किए, जैसे मैंने ऐड पहले s में किए थे, मैं रिमूव भी, तो मैं इसको कर दूँगा 4s0, मतलब 4s के अंदर अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये जो +2 चार्ज हमारे पास आया है जो कि केटायन बना है, तो इसका मतलब है यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, लॉस हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को देते हैं हम टाइटेनियम को। अब जो टाइटेनियम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 22, ठीक है। तो जस्ट हम क्या करेंगे, ये 4s पहले 2 था, अब 3d1 है तो 3d हम इसको 2 कर देंगे। तो हम इसको ऐसे करेंगे 1s2, फिर ये 1 पहला शेल है, अब हम 2 नेक्स्ट शेल में चले गए 2s2, s फिल हो गया, p में चले जाएंगे 2 के सब शेल p में, ठीक है। अब 6 और 2 8 हो गया ना, तो 2 वाला फुल हो गया, अब हम थर्ड में चले जाएंगे नेक्स्ट वाले में 3s2, 3p6, राइट। अब हमने क्या करना है, देखें, अब हम इसमें यूँ करेंगे कि वही बात है कि पहले मैंने 3d लिखा और फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वही वाला 4s। तो मैंने आपको क्या बताया था कि पहले मैं 4s को कंप्लीट करूँगा, उसके बाद मैं 3d को करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, जो 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे इसके अंदर आ जाएंगे, जो बाकी रिमेनिंग होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। आपको पता है कि d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि आप 3p6 के बाद 3d4 लिख दें कि डी में तो 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, नहीं, पहले आपने 4s को फिल करेंगे, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो आपने 3d में लेके आने हैं, राइट।
अब नेक्स्ट एग्जांपल हम आते हैं वेनेडियम में। तो जो वेनेडियम है इसका आपने देखा होगा ना, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो ऑक्साइड जो कैटलिस्ट होता है वेनेडियम ऑक्साइड, ये वही वाला मेटल है। तो वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 है। तो उसको हम क्या करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, अब ये हो गया 3p6। तो यहाँ तक हमारी बात एज इट इज़ आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हम वही जो हमारे पास जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले किसको फुल करेंगे हम 4s2 को। तो मैंने पहले फिल कर दिया 4s2 को। अब बाकी मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं वो किस में फिल कर दूंगा 3d3 के अंदर। तो ये हमारे पास एक सिनेरियो है सिंपल सा। खैर इसमें भी एक एग्जाम्पशन आएगी हमारे पास क्रोमियम में और कॉपर के अंदर, ठीक है, वो हम इसको देखते हैं कि उसमें क्या मसला है। अब देखो क्रोमियम जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है क्रोमियम Cr, इसका एटॉमिक नंबर होता है 24, ओके। अब इसमें हम देखते हैं, तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। अब 3s2 तक 3p6 तक तो हम नॉर्मली चल आ जाते हैं, यहाँ तक हमें पता है। अब देखें, अब इसमें एक कंडीशन हमारे पास क्या बनती है कि मैं वही पहले 3d लिखता हूँ और यहाँ पे हमारे पास है 4s। अब आप ये कहेंगे कि सर देखें हम ऐसा करते हैं कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर देते हैं और जो बाकी 4 हैं वो इसके अंदर कर देते हैं। देखें एक स्टेबिलिटी का एक हमारे पास कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ये हम खुद से नहीं बनाते। पहले हम इन एलिमेंट्स को देखते हैं, फिर इनसे हम लोग पॉइंट आउट करते हैं कि नेचर में क्या चल रहा है। अब नेचर में पता है क्या बात चल रही है, नेचर कहती है कि अगर ये पहले कंप्लीट फील्ड हो, जैसे ये देखो S कंप्लीट फील्ड है, ये वाला भी कम्प्लीटली फील्ड है, P में मैक्सिमम 6 आते हैं, तो ये भी ये सबसे ये स्टेबल कंडीशंस होती हैं। अगर तो ये जैसे S2 कंप्लीट फील्ड है, ये एक स्टेबल कंडीशन है, ठीक है। लेकिन जो D आपके पास है ना, ये ना तो कंप्लीट फील्ड है या ना ये हाफ फील्ड है। तो पहला स्टेबिलिटी का फैक्टर मैंने आपको क्या बताया कि कंप्लीट फेल होने चाहिए। दूसरा फैक्टर होता है कि ये हाफ फेल होने चाहिए। तो अगर आप इसको यूँ कर दें, देखें जैसे हमारे पास ये 3d है 3d और उसके बाद क्या हमारे पास ये 4s। अब ये फुल कंप्लीट है ना S2, इसको अब हाफ कर दें, मतलब अब इसमें 1 कर दें, तो 2 का हाफ 1 होगा। अब यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ वो कहाँ चला जाएगा, वो इसके अंदर आ जाएगा। अब आपके सिलेबस में ये बुक में जब इस तरह ये लिखा होगा तो ये दोनों क्या हैं, हाफ फील्ड हैं, दे बोथ आर हाफ फील्ड। तो अब ये ज़्यादा स्टेबल है इसकी निस्बत, ये लेस स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल लेस फेवरेबल कंडीशन है एंड इट इज़ मोर फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को जो क्रोमियम है आप उसको इस तरह लिखेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा के 3d5 में कर दिया, ये 5 हो गया। D में मैक्सिमम आपको पता है 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो D का जो हाफ होगा वो 5 होगा और 4 में क्या होता है 2 होते हैं, तो 4 का हाफ 1 हो जाएगा। तो ये हाफ फील्ड होती है, ये ज़्यादा स्टेबल कंडीशन होती है, ओके। अब हम नेक्स्ट कोई एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं एक निकल की करवा देता हूँ, या कोबाल्ट आयरन निकल, ये तो कॉमनली एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। अब इसकी तरह की ना क्रोमियम की तरह की एक और एग्जाम्पल मैं आपको करवा देता हूँ जो कि फेमस है, दैट इज़ अ कॉपर Cu, कॉपर। अब कॉपर का जो एटॉमिक नंबर वो होता है 29, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 एंड 3p6। यहाँ तक तो सब कुछ क्या चलता है, नॉर्मल चलता रहता है हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या देखना है, हमारे पास रिमेनिंग 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11, ठीक है ना। अब 11 इलेक्ट्रॉन्स को आप तो पहले वही सोचेंगे जैसे मैंने आपको बताया था कि सर हम पहले वो 3d को लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे जी 4s को, और फिर हम पहले क्या करेंगे, इसको 2 इलेक्ट्रॉन से फिल कर लेंगे, फिर 11 में से 2 इधर आके बाकी जो 9 है आप कहेंगे कि सर हम यहाँ पे करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बच जाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि क्रोमियम में और कॉपर के केस में आपने थोड़ा सा विजिलेंट रहना, ठीक है। अब हम इसको देखो कैसे करेंगे, ये सब कुछ लिखो यहाँ तक 3p6 तक। आगे देखो मैंने आपको क्या बताया था, या तो उसको कंप्लीट फील्ड, जैसे ये कंप्लीट फील्ड है, लेकिन ये ना तो कंप्लीट फील्ड है और ना ये हाफ फील्ड है। इसको हम क्यों प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्योंकि ये हायर एनर्जी वाला है। अब आप ऐसा करें कि आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन 4s में से इधर लेके आ जाएं, तो ये बन जाएगा 3d10, मतलब कि ये कंप्लीट फील्ड हो गया हमारे पास, और ये क्या बन जाएगा 4s1 बन जाएगा। ये हाफ फील्ड है और ये क्या है, कंप्लीट फील्ड है।
तो ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कॉपर की, अब कॉपर की फाइनल क्या कन्फिग्रेशन बनेगी मैं आपको बना देता हूँ। आप यूँ लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 और फिर हम क्या लिखेंगे इसमें 3d10 और फिर हम लिखेंगे 4s1। तो ये हमारे पास का फाइनल आंसर होगा। आपके एग्ज़ाम में जो सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं ना वो क्या आते हैं, वो इनके केटाइंस के आते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल वो आपको एग्ज़ाम में दे देगा, आपको कहेगा ये कोबाल्ट है और ये +2 लगा देगा, बोलेगा आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, ठीक है। फिर आपको पता है केयरफुल हो कि आपने कहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, 1 यहाँ से 1 यहाँ से, इस तरह के। या फिर आपको वो जिंक दे देगा, ठीक है ना। तो अच्छा आपसे वो ये भी समटाइम पूछ लेता है कि जो स्कैंडियम है या जो जिंक होते हैं ये टिपिकल ट्रांजिशन मेटल नहीं होते। देखें जो हमारे पास होता है ना स्कैंडियम जिसको हमने कंप्लीट किया था, या जो जिंक होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, ठीक है, उनमें डी ट्रांजिशन नहीं होती। वो हम पढ़ेंगे A2 के अंदर, उसको फर्दर डिटेल के अंदर। तो ये हमारा एक थोड़ा सा आइडिया था। तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स को जब आपने फिल करना है आपने उसको इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में, मतलब जो लो एनर्जी वाला उसको आप पहले फिल करोगे, जो हायर एनर्जी वाला उसको बाद में। एक और मैंने आपको क्या बात बताई कि स्टेबिलिटी का जो पहला रूल है वो ये होता है कि ये कंप्लीट सारे फिल होने चाहिए। जैसे ये देखो यहाँ पे 3d10 हमारे पास बना था ना, तो ये कंप्लीट फिल था, किधर गया, यहाँ पर ये कंप्लीट फील्ड है। अगर S1 ये 4s2 भी हो जाए तो ये भी ज़्यादा अच्छी बात थी, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन कम है तो सेकंड फैक्टर क्या होता है स्टेबिलिटी का कि ये हाफ फिल होने चाहिए, ठीक है, हाफ फिल्ड। तो ये देखो हमारे पास हाफ फिल्ड है, ये कि हमारे पास क्या है कंप्लीटली फिल्ड है। तो इनको ज़रा आपने थोड़ा सा फोकस करना है। इसको देखो मैंने हाफ़ कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन मैंने इधर शिफ्ट कर दिया था तो ये 1 हो गया, और ये 4 की जगह 5, ये भी हाफ फेल हो गया, ये भी हाफ फेल हो गया। अभी नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ और इस पे हम ये